हमास ने गाजा में कल से लेकर आज तक मिला के तीन बड़े हमले कर दिए। यानी जो आईडीएफ का जो नाइटमेयर है, आईडीएफ का जो दुस्वप्न है, जिस खतरनाक इरादों के साथ हमास के सोल्जर इस बार लड़ रहे हैं, इसको लेके फिर से एक बड़ी हाय तौबा हिब्रू प्लेटफॉर्म पे मची है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। ये आज पहली हेडलाइन है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी हेडलाइन है कि ईरान ने जिस B-2 बॉम्बर को, मैंने जो कल कहा था कि B-2 बॉम्बर को जो क्षतिग्रस्त किया है, उसकी और पुष्टि हुई है। तीसरी बड़ी बात, भारत को लेके अमेरिका 500% तारीफ भारत पे थोपने जा रहा है। इसके बावजूद कि भारत ने एक तरीके से यह दिखाने की कोशिश की कि वो अमेरिका इजराइल कैंप में है, और नरेंद्र मोदी जो विदेश यात्रा में है, उनके सुर बदलने लगे हैं। वो कहीं ना कहीं इस तरह की बात करने लगे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी जो रशिया और चाइना और ईरान के साथ जो लोग जाते हैं वो जैसी बातें करते हैं वैसी बातें करने लगे। बड़ी खबर है ये। उसके बाद देखिए, ईरान को लेकर और चीजें सामने आई हैं कि जो 12 दिन की लड़ाई हुई उसमें इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मोसाद के बारे में मैंने बताया था आपको, कुछ लोग मारे गए थे, अब वो संख्या हजारों में बताई जा रही है, और ये भी एक बड़ी चीज है। फिर लेबनान से आज मुहर्रम का 7वां दिन है भारत में, और अशूरा आने ही वाला है 5 या 6 जुलाई को, और उसमें जो है आज 3 जुलाई है 7वां दिन। तो एक तो मुहर्रम में जो आप लोग, मतलब इस समय जो एक मुहर्रम का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके लिए मैं भी, हमारा भी जो गांव था उन्नाव का, अब वो सब छूट गया। वहाँ भी जो हमारे जो ब्राह्मण परिवार था और जमींदारी थी, उसमें मुहर्रम शुरू नहीं होता था जब तक हमारे बाबा उसको हाथ नहीं लगाते थे ताजिए पे। ये परंपरा थी। और होली नहीं शुरू होती थी जब तक किसी मुस्लिम गांव में, जब तक वहां का जमींदार होली शुरू नहीं करता था। इस तरह की तहजीब थी। खैर, अभी देखिए, मैं आपसे अपील करूंगा कि ये इस वीडियो को देखिएगा, इसको अंत तक देखिएगा, और इसमें हम देखिए और भी जो इसके अलावा जो पूरे पॉइंट्स हैं, जो एक कुछ रेवलेशंस कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने किए हैं कि जो इजराइल ने गाजा बीच पे अभी 2 दिन पहले जो बॉम्ब गिराया था, वो बहुत ही भारी बॉम्ब था, और उसको लेके बहुत बड़ी तबाही गाजा में हुई। फिर उससे जुड़ी और भी कोई बात, उसमें जो अल्लामा इकबाल का जो शेर कोट किया गया, किसने कोट किया, बहुत एक इंटरेस्टिंग खबर है वो। उसके बाद आप ये देखिए कि जो लेबनान में हो रहा है, जो सीरिया में हो रहा है, उसको लेके बहुत सारी बातें, बहुत सारे नए इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में आपसे बात करनी है। और फिर देखिए, जो सीज फायर की बात चल रही है, सीज फायर में ऐसी बात फैलाई जा रही है कि अमेरिका ने कोई सीज फायर प्रपोज किया। मैं अभी देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक छोटे वो हम ही से चोरी कर करके 2-2.5 मिनट के कैप्सूल बनाने शुरू किए। तो वो उसमें कुछ हमने कभी कुछ कहा था पहले, उसको अभी आज की खबर बना दी कि कुछ अमेरिका ने प्रपोजल दिया है हमास को कि इस तरह से मतलब 60 दिन का सीज फायर होगा। 60 दिन के बाद अगर इजराइल ने एक्सटेंड नहीं किया तो अमेरिका जो है उसकी गारंटी लेता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि सीज फायर को लेके हमास के लोग टर्की गए, टर्किश इंटेलिजेंस से मिले, उसके वो खबर असली है। ये वाली खबर बिल्कुल फर्जी है। अभी सीज फायर को लेके कोई ऐसी चीज नहीं हुई। हालांकि हमास जो सिविलियन शहादतें हो रही हैं गाजा में, उनको देखते हुए तत्पर है और हर तरह से हर प्रयास करने की कोशिश कर रहा है कि एक सम्मानजनक सीज फायर हो, जिसमें गाजा के लोगों के जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो उसका कम से कम कुछ हल एक पॉजिटिव निकले, फिलिस्तीनी राज बनने की तरफ चीजें बढ़े। तो ये देखिए आज की हेडलाइंस हैं। सबसे पहले हम आते हैं जो बड़ी बड़ी घटनाएं जो हमास ने की हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि 2 चीजें देखिए हुई हैं। एक तो कल जो हुआ था वो इस्लामिक कॉम्प्लेक्स खान यूनिस में, वहां पर यासीन 105 मिसाइल से एक मरकवा, एक जायनिस्ट, एक इजरायली पर्सनल कैरियर, यानी एक जिसमें एक तरह की ट्रक, भारी ट्रक जिसमें इजरायली सोल्जर सफर करते हैं, उस पर 105 मिसाइल दाग दिया। और 105 जो मिसाइल है वो टैंडम मिसाइल है, यानी जो बहुत भेद, हमने आपको बताया है, जो बिल्कुल भेद के वार करती है। तो वो
एक कल की घटना है जिसमें इजरायली सोल्जर्स मारे गए और घायल हुए। उसके बाद आज की दो बड़ी घटनाएं, एक तो अल 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 नदी एरिया है, अल करारा मतलब खान यूनिस में ये जो घटना है, ये जो यासीन 105 जहां पर मारा, ये इस्लामिक कॉम्प्लेक्स, ये भी खान यूनिस में, ये जो कल की घटना है। और आज की घटना अल नदी इलाका अल करारा का है, वहां भी एक आईडीएफ की मिलिट्री व्हीकल को नष्ट कर दिया बैरल बॉम्ब से। और बैरल बॉम्ब मैंने आपको बताया था कैसे वो कई दिशाओं में छितरा जाता है, उससे एक मिलिट्री व्हीकल डिस्ट्रॉय कर दी। जबकि बैरल बॉम्ब यूज किया जाता है जब सोल्जर्स का कॉन्सेंट्रेशन हो, वो मैंने आपको बताया था कि वो इंसानों को मारने के लिए ज्यादा है, लेकिन यहां पर उसका एक इनोवेटिव यूज किया। इसको जिस डेप्थ में उन लोगों ने गाड़ा था, जिस तरीके से वो एक्सप्लोजन हुआ, एक एक बारीक बारीक एक पहलू जो ध्यान में रखे गए, और जो एक उससे कैसे एक आईडीएफ की मिलिट्री व्हीकल डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये जो मिलिट्री लॉजिक है, इस पे देखिए लोग बात नहीं करते, लेकिन मिलिट्री लॉजिक पे बात करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए जो एक और आज बड़ी घटना हुई कि मार्च स्ट्रीट सेंट्रल खान यूनिस, आज कल की और आज की मिला के 3 घटनाएं, वो तीनों खान यूनिस की। अब खान यूनिस में क्या हुआ, मार्च स्ट्रीट में सेंट्रल खान यूनिस, यहां पर एक तरह से एक एक्सप्लोजिव डिवाइस से एक मरकवा टैंक उड़ाया गया। और ये जो एक्सप्लोजिव डिवाइस थी, ये उन बमों से बनाई गई थी जो इजराइल फेंकता रहता है गाजा पे, लेकिन वो एक्सप्लोड नहीं होते, उनको बनाया। अच्छा, उनको रिवर्स इंजीनियरिंग किया। अब ये जो बात है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है कि हमास ने जो, जैसे आपने इजराइल ने कोई हवा से बॉम्ब फेंके जो एक्सप्लोड नहीं हुए, उन बॉम्ब्स को लेके हमास ने अपनी फैक्ट्री में, जो हमास की फैक्ट्री है, उसमें उन्होंने फिर से उसको रीवर्क किया और रीवर्क करके रिवर्स इंजीनियरिंग की, यानी उसका जो आगे का हिस्सा है उसको पीछे रखा, पीछे का हिस्सा है उसको आगे रखा, पूरा पलट दिया। और जैसे ही आप एक बॉम्ब के म्यूनिशंस को अंदर, जब बॉम्ब आप खोलते हैं, एक्सप्लोड नहीं हुआ, उसमें अभी बारूद है, उसमें सारा जो भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस है वो हैं, उनको अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर दीजिए और उसके बाद आप उससे एक छोटा बॉम्ब बनाइए, जैसे एक इतना, अगर कोई एक हवा से छोड़ा हुआ बॉम्ब है जो प्लेन से छोड़ा गया है, उसका अलग आकार होता है, एक अलग तरह से उसमें जो बारूद और म्यूनिशंस हैं वो अलग तरह से अरेंज होती है। लेकिन आप उसी को अगर एक बड़ा दूसरा बॉम्ब बनाइए तो फिर आपको उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, पहले को आखिरी में लाना पड़ता है, आखिरी को पहले में कर देना पड़ता है, और वो ऐसे बिल्कुल एक ब्लंट तरह से फटता है, उसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। और उस तरीके, और उसको आप देखिए पूरा उसमें उसका जो सर्किट है, उस सर्किट को आपको चेंज करना पड़ता है, और सर्किट को चेंज करके इस तरीके से, क्योंकि आपको अपने डेटोनेटर से जोड़ना है। ये जो घटना मान स्ट्रीट की घटी है जिसमें एक मरकवा टैंक उड़ा दिया गया, उसमें भी हमास ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका सर्किट पूरा बदला, और उसके सर्किट को बदल के उन लोगों ने उसको दूर से डेटोनेट कर दिया, जिससे पूरा का पूरा एक इजरायली टैंक उड़ गया। ये देखिए क्रिएटिविटी होती है। अब यहीं पर बात आ जाती है कि जो हमास वेपनरी यूज कर रहा है, इसी को लेके आईडीएफ की तरफ से एक पूरा एक बयान आया जिसमें एक ये कहा गया। अब ये देखिए अनप्रेसिडेंटेड है, कभी भी आईडीएफ इस तरह से नहीं बोलती। आईडीएफ ने कहा कि हम लोग जो लंबी लड़ाई गाजा में चली है, उसकी वजह से आईडीएफ में कहीं ना कहीं थकान है, फटीग है, थकान है, और उसके साथ साथ मोरल भी गिरा हुआ है सोल्जर्स का, क्योंकि लगातार जून में 30 से ऊपर, कुछ संख्या 41 है, कुछ 30 है, ये जो इजरायलीज खुद मानते हैं। उसके बाद असली संख्या तो आप इसको डबल या 100 के ऊपर मान लीजिए। तो ये जो पूरी एक बात है कि जो हमने जिस तरीके से सोचा था उस तरह से लड़ाई नहीं चली, स्पेशली जून में हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और हमास नए नए तरीके से नए नए वेपन्स बना के हमको मार रहा है। तो इसकी वजह से हमें कोई इस तरह का कोई सोलेस नहीं मिल रहा, कोई बड़ा एक्शन हमास के खिलाफ नहीं हुआ है। इसको हुए, उनका कहना है आईडीएफ का, कि हमास के खिलाफ बड़ा एक्शन हुए 1.5 महीने हो गए। मतलब तुमने तो मान लिया कि तुम सिविलियंस को मार रहे हो, तुम कह रहे हो हमास के खिलाफ बड़ा एक्शन 1.5 महीने पहले हुआ था, मई में। तो जब मई में बड़ा एक्शन हुआ था, तो अभी जो तुम कर रहे हो वो तो तुम सीधे सिविलियंस को मार, मतलब जून भर तुमने हमास के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया, ये तुमने मान लिया। तुमने जून में जितने हजारों लोगों की हत्याएं की, फिलिस्तीनियों को शहीद किया, वो सबका सब फर्जी था।
उसमें उसमें सच कुछ था ही नहीं, क्योंकि मतलब जो तुम बोलते हो कि हम सिविलियंस को भी इसलिए मारना पड़ता है कि उनके पीछे और उनके नीचे हमास के लोग छुपे हुए हैं, तो वो तो सारी चीज तुम खुद ही निगेट कर रहे हो। अब देख रहे हैं ना, ये जो पूरा लॉजिक है इनका, ये पूरा फेल हो रहा है। अब यहां पर देखिए जो सारी बातें सामने आई हैं कुछ की 4 दिनों में, जैसे पिछले जैसे 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 4 दिन ले लीजिए तो 29 जून को 80, 30 जून को 131, फिर 1 जुलाई को इसी तरीके से 116, फिर 2 जुलाई को 141, इस तरीके से इन लोगों ने सिविलियंस को मारा है। और इसको लेके अलग अलग जो बयान आ रहे हैं अलग अलग संस्थाओं के, अब तो ये भी आ रहा है कि जो गाजा में जो लोग मारे गए हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है। लेकिन देखिए इसमें भी खेल है, इसमें भी एक खेल है, वो भी साम्राज्यवादी प्रेस का, जो ज़ायनिस्ट प्रेस का। वो खेल ये है कि बढ़ा चढ़ा के अब सिविलियन कैजुअलिटी जो हमास देता है, उसका जो होम फ्रंट है या उसका जो हेल्थ ऑफिस है वो देता है, तो उसके हिसाब से अगर हमको चलना चाहिए, तो वो अगर बता रहा है कि भाई 55,000 56,000, वो रोज अपडेट करता है, तो वो एक चीज हो गई। दूसरा, अगर आप बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं तो उसके पीछे एक राजनीति भी है। उसके पीछे ये भी हो सकता है कि आप गाजा के लोगों को डराना चाह रहे हैं ताकि वो सरेंडर करें। अब एकदम से बोल दीजिए 5 लाख लोग मारे गए, अब यहां तो बैठे हुए किसी को पता नहीं, या वहां भी गाजा में हालांकि लोग देख रहे हैं सब है, लेकिन अब किसी एरिया में मारे गए, अब उनको, वो भी एक बड़ा भाई 20 लाख लोग 45 किलोमीटर उसमें रह रहे हैं, और उनके बीच लगातार एसएमएस जा रहा है, लीफलेट जा रहे हैं इजराइल के कि देखो तो इतने लोग मारे गए और मारे जाएंगे और मारे जाएंगे। वहां दूसरी तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है, बाहर अलग तरह का इजराइल अपनी छवि अच्छी रखने के लिए दूसरी मतलब झूठ बोलता है, वहां दूसरा प्रोपेगेंडा करता है, वहां तो कहता है कि हम और मारेंगे, इवैक्यूएट करो, फिर जहां इवैक्यूएट करते हैं वहां भी मारता है। तो ये जो सारी ये जो खेल है, इसीलिए जो गाजा में सिविलियंस की जो हताहतों की संख्या है वो वही हमको माननी चाहिए जो हमास का ऑफिस दे रहा है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखिए जो एक बड़ी चीज हुई है वो ईरान के साथ हुई। ईरान ने जिस B2 बॉम्बर को क्षतिग्रस्त करने की बात की थी वो और कंफर्म हुआ है, क्योंकि होनालुलु से जो वीडियो आया है उसको मैं देखिए कोशिश करूंगा, वो वीडियो मेरे हाथ लगा है, उसको मैं कल किसी एक स्पेशल कार्यक्रम में कल एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, थोड़ा कम अवधि का। कल मैं 2 वीडियो बनाऊंगा कम अवधि के, तो उसमें भी देखिए मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो जो एक जहाज होनोलुलु में खड़ा है जो ईरान को बॉम्ब करने गया, तो जो कल मैंने बताया था कि 2 दिशाओं में पश्चिम और पूरब में गए, पूरब में जो 7 B2 बॉम्बर्स गए उन्होंने बमबारी की, जो पश्चिम में गुआम की तरफ गए थे उनमें से एक मिसिंग है, और उनकी जो उनकी फ्लाइट कॉल, अच्छा फ्लाइट कॉल में मैं कल माइन्यूट कह रहा था, असल में उसका फ्लाइट कॉल माइटी था, माइटी 11, माइटी 21, माइटी 11 जो पूरब में गया और माइटी 21 जो पश्चिम में गया। और जब माइटी 21 का एक जहाज होनोलुलु में लैंड किया है तो उसने माइटी 14 यूज किया, माइटी 21 एज अ कॉल रेफरेंस नहीं यूज किया। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि उसको किसने इसमें इंस्ट्रक्ट किया था, वो सारी अभी भी पूरा खुला हुआ सवाल है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना दी हैं, कुछ लोगों ने लाखों व्यूज ले लिए हैं। अब ये सब फर्जी हमसे ही लेके सब चोरी करके करते हैं, मैं बार बार रोज कहता हूं। और आज तो मैं बड़ा अचंभित हो गया कि जब आशुतोष वगैरह ने किसी कार्यक्रम में ये बोल दिया सत्य हिंदी के कि हमास कमजोर हो रहा है, बाकी लोग, यमन मजबूत है, ईरान मजबूत। अरे यार तुम लोग क्यों फालतू बात करते हो? जब तुम्हें नहीं पता तो या तो कंफर्म करो कुछ सोर्सेज से। ईरान के इतने लोग हैं, हम भी प्रोग्राम में बैठे हैं, एक सूरत वाला साहब हैं जो ईरान में ही हैं, भारत के ही हैं, वो आके सही जानकारी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो ईरान में हैं, जो हिंदी जानते हैं, बहुत अच्छी भारतीय हैं, वहाँ पर आते जाते हैं। तो इस तरीके आप अशरफ हैं या बहुत और भी, काजमी साहब हैं स्टार मीडिया वर्ल्ड के, उनसे किसी से पूछोगे नहीं तुम ये जो है अपने आप से कह दोगे हमास कैसे कमजोर हुआ। अगर आईडीएफ ये कह रहा है कि पिछले 1 महीने में हमारे 30 मार दिए गए, दूसरा सोर्सेज कह रहे 41 मार दिए गए, जो खुद इजरायली सोर्सेज है, तो एक सोल्जर पर डे, इस तरह का रेट तो कभी रहा ही नहीं है इजरायलियों को मारने का। तो ये तो नई बात है, इसमें तो प्रूव होता है कि हमास मजबूत है और हमास रोज मार रहा है। इसलिए देखिए लोग कह रहे हैं ना कि हमास कभी सरेंडर नहीं करेगा, वो सरेंडर कर ही नहीं सकता,
क्योंकि उसके जब जो जो ताकत जीत रही है उसको आप एक ही तरह से सरेंडर करा सकते हैं, सिविलियंस को मार के। और सिविलियंस को भी ये लोग जितना बता रहे हैं उस तरह से नहीं मार पा रहे हैं। एक ज़रूर बात मैंने जैसे बताई कि एक ब्रिटिश उसने जो एक डिस्क्लोज किया है कि एक अमेरिका का MK-80 या 82 बॉम्ब 250 kg का एक जो गाज़ा बीच के कैफ़े में गिराया था इजराइल ने, जहां पर एक जर्नलिस्ट मारे गए और एक महिला जर्नलिस्ट अबू सुल्तान, वो पूरा जिसका ट्विटर हैंडल भी है, वो खून से लथपथ, उसकी फ़ोटो भी आई थी। सारी चीज़ें वो तो वो चीज़ है, वो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे रेजिस्टेंस को नुकसान नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी मतलब जो रेजिस्टेंस लड़ रहा है, आप फाइटर्स को नहीं मार पा रहे। फाइटर्स को आप नहीं मार पाएंगे तो फिर वो तो लड़ते रहेंगे ना। फिर सीज फायर की जो बात है, वो उसमें जो प्रेशराइज करके एक हमास को झुका के सीज फायर करने की बात है, वो तो आपकी फेक हो गई। कल ही नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी सीज फायर होगा उसमें हमास का सरेंडर होगा। अब हमास तो सरेंडर करने को तैयार नहीं। उसने आज तो टर्की में एक टर्किश इंटेलिजेंस के साथ एक हमास का डेलीगेशन मिला, बाकायदा उसकी फोटोग्राफ्स आई, सब कुछ आया, और उसमें जो पूरी बातचीत हुई और वहां से भी यही बयान आया कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे, हम अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जंगे आज़ादी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, और हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और हम जीत रहे हैं। जब ये बात आ रही है कि हम जीत रहे हैं और एक इस फ्रंट पे एक अकेला फ्रंट, इसमें इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी, ईरान से भी इजराइल हार गया, उधर हिजबुल्ला से भी हारा ही हुआ है, और हिजबुल्ला में बताएंगे भी और भी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो इन सारी परिस्थितियों में हम ये देख रहे हैं कि जो इजराइल की जो पूरी पोजीशन है सीज फायर को लेके, वो कमज़ोर हो रही है। अच्छा, ट्रंप उधर अपना अलग अलग तरीके से वो प्रेशराइज कर रहा है इजराइल को। अच्छा, हमास के ऊपर जो प्रेशर डालना था, वो जानता है कि अब हमास के ऊपर प्रेशर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो उसने एक तरह से डालना छोड़ दिया है। ये देखिए सब बड़ी चीज़ हो रही। भारत, जो मैंने शुरू में हेडलाइन दी थी भारत की, अब भारत को लेके बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि 500% तारिफ एक लिंडसे ग्राहम सेनेटर है अमेरिका के, उनका बिल आने वाला है, और उस बिल को कहा जाता है कि ट्रंप की बैकिंग है कि जो लोग रशिया से और ईरान से तेल खरीदते हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगेगा। भारत 70% तेल अपना रशिया से खरीदता है, बाकी वो ईरान से खरीदता है, उसको सस्ता तेल मिलता है। तो अब आप सोचिए, जब ईरान और रशिया से भारत तेल खरीदता है, 500% तारिफ भारत पे लग जाएगा। यानी भारत के जो गुड्स अमेरिका जा रहे हैं, बहुत जा नहीं रहे हैं। भारत चाहे तो कह सकता है कि अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ही बंद कर देंगे, खत्म बात। जब एक्सपोर्ट ही नहीं वहाँ करोगे तो वहाँ पर टैरिफ क्या लगेगा? कोई हार्डली कोई जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसका बहुत ही थोड़ा % जो है वो अमेरिका में जाता है। भारत के ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो विकासशील देश हैं उनमें जाते हैं। और नरेंद्र मोदी, ये विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने भी इस पर आज बयान दिया कि जब वक्त आएगा तो देखेंगे। नरेंद्र मोदी जो आज घाना में थे, अफ्रीका की कंट्री में, वहाँ से वो बोले कि जो दुनिया है वो बदल रही है। ये पहली बार नरेंद्र मोदी ने कहा है दुनिया बदल रही है, दुनिया है बदल रही है, इसमें एक छत्र राज किसी का उस तरह से नहीं रह जाएगा। इस तरह की बातें पहली बार प्रधानमंत्री ने की है, मतलब इस तरफ हिंट किया है। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि दुनिया बदल रही है, और अब देखिए जो एक मतलब वही बात कि एक सुपर पावर जो एक थी पहले, वो अब उस तरह की सिचुएशन नहीं रह गई। तो ये बात भी अब नरेंद्र मोदी स्वीकार रहे हैं, और इसको लेके बहुत चर्चा है, बहुत एक ज़बरदस्त चर्चा है। अच्छा, इसके बाद देखिए एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल में सोचिए 3 ज्यूज अरेस्ट हुए हैं, जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। क्या चार्जेस लगे? कि ईरान के साथ वो मिल के जासूसी कर रहे थे, और इससे भी बड़ा चार्ज कि वो नेतन्याहू और तमाम इजरायली नेताओं को असैसिनेट करने जा रहे थे। और उसमें पूरा ये बात सामने आई है कि उसकी पूरी मोडस ऑपरेंडाई क्या थी, यानी किस तरीके से इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको अप्रोच किया, क्या किया। इसके बारे में देखिए डिटेल मेरे पास है। मैं कल इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैं 2 वीडियोस कह रहा हूं, कल एक इस पे एक्सक्लूसिव होगा, करीब मैं उसको रिलीज़ करूंगा करीब 12 से 1 के बीच में, या चलिए मैक्सिमम 2 बजे तक उसको मैं रिलीज़ कर दूंगा। तो वो वीडियो जो है उसमें देखिए डिटेल एक पूरी प्रोसेस होगी, पूरी एक जासूसी वो कहानी की तरह ज़बरदस्त है। उसमें पात्र हैं, उसमें छुपे हुए मतलब इस तरह के किरदार हैं, उसमें अजीब मतलब जो
जासूसी गतिविधियां होती हैं किस तरह से होती हैं, उसका सारा डिटेल आपको समझ में आएगा और आपको ये लगेगा कि वाकई ईरान जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह का गेम करना जानता है जैसे इजराइल करता है। इजराइल के मोसाद के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं कोई सरदार जी हैं उनका वीडियो था, जिसमें उन्होंने कह रहे हैं कि मोसाद का एजेंट जो है वो डायना की भी मौत उसने प्लान की, जाके वहाँ 1997 प्रिंसेस डायना की पेरिस में जो एक्सीडेंट हुआ था और उसका एक मुस्लिम से अफेयर चल रहा था दूधी फैयद से, तो उसकी वजह से मोसाद गया मारने डायना को वहाँ। ये कह रहे थे एक हमारे सरदार जी, जिनके वीडियोस थोड़ा वही राइट विंग टाइप के होते हैं। अब ये सारी बातें मतलब ये सब फर्जी बातें, मोसाद का इसमें कोई क्या मतलब अब जबरदस्ती हाइप करिए। मोसाद की असलियत तो यही है, 7 अक्टूबर को खुल गई, फिर अभी ईरान के खिलाफ जंग में खुल गई। कितने मोसाद के लोग मारे गए, उनका हेडक्वार्टर हर्जलिया में वो ईरान ने उड़ा दिया। तो अब जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो अब आप क्यों मोसाद के गुणगान गा रहे हैं? अब भारत को ये सब शोभा नहीं देता, भारत में किसी को भी शोभा नहीं देता कि वो ईरान और इस तरह की फोर्सेस के साथ, ये इजराइल और अमेरिका जैसी फोर्सेस के साथ जाए। तो ये भी देखिए जो बड़ी कहानी है जिसको लेके आपकी आंखें खुल जाएंगी कि नहीं, ये तो पूरी एक दुनिया बदल रही है। और ईरान ने देखिए ना केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं और उसने मारा ज़बरदस्त इजराइल को, बल्कि जासूसी जो पूरा एक पहलू है उसमें भी ईरान आगे है। हम रॉ, ISI, मोसाद यही सब थोड़ा बहुत जानते हैं, CIA, KGB थोड़ा जानते हैं, लेकिन ईरान जिसका नाम तक नहीं किसी को पता है कि ईरान की एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम फला नहीं, वो पता ही नहीं किसी को, उसके कितने महीन ऑपरेशन होते हैं, इनको जान के आप दंग रह जाएंगे। और कल आप इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और देखिए एक बड़ी खबर आई है कि जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिस अम्ब्रेला के तहत, जिस संगठन के तहत गाजा में सहायता बांटी जा रही है और गोली भी चलाई जा रही है, उसमें अमेरिकन ने भी गोली चलाई है। अभी तक यह है कि IDF वाले गोली चला रहे थे, लेकिन जो उसमें अमेरिकन हैं, अमेरिकन कंपनीज इन्वॉल्व है और उन्होंने भी गोली चलाई है। ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मामला बनने जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन ने गोली चलाई, इसका मतलब है कि चाहे वो प्राइवेट कैपेसिटी में हो चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो, इसका मतलब है कि सीधे सीधे अमेरिका इंटरवीन कर रहा है। अमेरिकन सिटीजन अगर हैं और वो जाके गाजा में गोली चला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सीधे मतलब है कि अमेरिका इस लड़ाई में सीधे इन्वॉल्व है। और ये पॉइंट हमास ने उठा लिया है और सीज फायर जो टॉक्स हो रही हैं उसमें हमास इस चीज को प्रेस कर रहा है। टर्किश इंटेलिजेंस से इसी मुद्दे पे बात होने गई थी। अब आप बताइए, ये बात किसी को पता नहीं। टर्किश इंटेलिजेंस से यही बात थी जो हमास करने गया था और उनको भी फैक्ट्स दिए हैं। और ये सारी चीजें जो हैं देखिए ये एक्सपोज होने वाली हैं। और ये एक बड़ी, अब विदेशी ये जो वेस्ट के अखबार हैं, गार्डियन, न्यूयॉर्क, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, तो हो सकता है इस खबर को दबा दें। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है, जो पूरा एक ये है, वो इसको हाईलाइट करेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, या रोज़ जो वीडियो हमारा राउंड अप वाला होता है शाम वाला, उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो अभी देखिए जो पूरी एक सिचुएशन, अच्छा अब यहां पर देखिए जो रशिया की एक बड़ी भूमिका सामने आती है। बल्कि रशिया की बड़ी भूमिका के जो है वो क्या है कि जो देखिए जैसे चाइना ने जो एक ऐसे हथियार बना दिए हैं जिसमें वो ग्रिड को जाम कर सकते हैं, पूरी पूरी बिजली गायब कर सकते हैं किसी भी दूसरे देश की, उसको लेके रशिया ईरान को वो टेक्नोलॉजी दे सकता है, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए बड़ी बात हो जाए, ईरान के पास वो चीज़ आ जाएगी कि वो इजराइल को, जैसे इजराइल ने गाजा को जब चाहता है बत्ती गाजा में गुल कर देता है, इंटरनेट सेवाएं जाम कर देता है, इजराइलियों को भी ईरान उसी दर्द से गुजर। और ईरान का ने तो ठान लिया कि हमें इजराइल को दर्द देना, इतना दर्द देना है कि अल्टीमेटली लोग छोड़ के इजराइल भाग जाए। इतना दर्द हो, वहां भाग जाए, को रहे न वहां। तो ईरान को ये टेक्नोलॉजी चाइनीज जैसी ही आप सोचिए मतलब मिलती है, कुछ उसमें वक्त लग सकता है, 1-2 महीने का, 1.5 महीने का। और इसीलिए नेतन्याहू पगलाया हुआ है कि ईरान पे फिर से हमला करो, लेकिन अमेरिका में कोई तैयार नहीं है। अभी अमेरिका में अभी तारिफ बिल इन सब को लेके अभी बवाल दूसरा चल रहा है, वो जैसे मैंने बताया 500% तारिफ वाला, तो वो सब बवाल चल रहा है। तो ये जो एक पूरी एक बात है। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ और भी आई है, ईरान की तरफ से अंदेशा भी आया है, मतलब एक तरह से इंडिकेशन आया है, हिंट आई है
कि भारत को वो इसमें मदद कर सकते हैं, जो अगर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ्स इस तरह से लगाएगा, और भारत को ज़रूरत पड़ेगी ईरान की मदद की, रशिया की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, चाइना की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। इस तरीके से ये नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें ये ज़रूर अमेरिका के आगे ये लोग, अभी जो मौजूदा सरकार है ये अमेरिका के आगे सर झुकाएगी, गिड़गिड़ाएगी, कहेगी कि हमें ये टैरिफ कम करो, ये करो, वो करो, स्पेशल केस हमको बनाओ। लेकिन कैसे तुमको स्पेशल केस बना दे वो? तुम 70% ऑयल अपना रशिया को देते हो, रशिया के ऊपर और ज़्यादा अभी यूक्रेन के बहाने शिकंजा कसने की तैयारी, गाज़ा के ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी, ईरान के ऊपर, और तीनों ही उल्टा पड़ेगा अमेरिका, इजराइल, नेटो लॉबी को। लेकिन तीनों ही जो उल्टे पड़ेंगे, ये बात भारत को कब समझ में आएगी, भारत के हुक्मरानों को कब समझ में आएगी, जो अभी अभी शासन कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये लोग नहीं संभले तो इनका सत्ता से जाना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। तो अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं, जो हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी जो इस समय के हैं शेख नईम, उन्होंने एक बड़ा 2 जुलाई को मुहर्रम के अवसर पे पैगाम दिया। वो बड़ा, मैं जस का तस आपको पढ़ देना चाहता हूँ जो शेख नईम ने कहा। मैंने बार बार आपको बताया है कि हिजबुल्लाह फिर से फॉर्म में आ रहा है। तो शेख नईम ने जो कहा है कि घायलों ने हमारे दिलों में अबू अल फदल अल अब्बास, उन पर शांति हो, की तरह दृढ़ संकल्प पैदा किया है, और मुझे आप पर गर्व है, यानी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर। भगवान की इच्छा से हम एक साथ हिजबुल्लाह का झंडा और प्रतिरोध को जीत तक ले जा रहे हैं। हे घायलों, आप सरों के मुकुट हैं, और हम आपके साथ रहेंगे। इस्लाम की राह पर आपकी ऊर्जा और क्षमताओं से लाभ उठाते हुए इमाम के प्रति वफादारी, सच्चाई और की परियोजना और प्रतिरोध के मार्ग पे हम अटल रहेंगे। हमारा काम ऐसा व्यवहार करना है जैसे कि इमाम अल मेहदी हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक जिम्मेदारी दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करना, बच्चों का पालन पोषण करना, एक समुदाय के रूप में एक दूसरे का सहयोग करना, एक साथ धैर्य रखना और एक अग्रणी अनुभव पेश करना है। प्रतीक्षा निश्चित उपस्थिति और योग होने की तैयारी की है, ताकि हम उनके सैनिकों में, यानी इमाम अली के सैनिकों में शामिल हो सके। ये इसके आगे भी है। इमाम अल मेहदी, ईश्वर उनको पुनः प्रकट होने में तेजी लाए, का इंतजार करने वाले लोग निरंतर गतिशील हैं। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं पर जो शिया बिलीफ है या जो मुस्लिम बिलीफ है इमाम मेहदी पे, वो साइंस से जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें गतिशीलता की बात की गई है कि कैसे एक, जिसको आप लोग कहते हो कि वो मज़हब की चीज़ है और उसमें विज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ पर गतिशीलता की बात की है कि जो इमाम मेहदी का इंतज़ार है वो गतिशीलता पैदा करता है, वो समाज को प्रगतिशील बनाता है। तो वो देखिए कि इमाम मेहदी की जो इंतज़ार कर रहे हैं, निरंतर गतिशील हैं, ईश्वर के मार्ग पर संघर्ष कर रहे हैं, सत्य का झंडा बुलंद कर रहे हैं और खुद को सुधार रहे हैं। ये देखिए बड़ा मकसद है। फिर आगे नईम कासिम साहब कहते हैं, हम खुद को सैनिक मानते हैं और उस मार्ग पर जो इमाम अल मेहदी, ईश्वर उनको उनके पुनः प्रकट होने में तेजी लाए, के नेतृत्व की ओर ले जाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह इमाम अल मेहदी की पार्टी है। सीधी बात। ईश्वर ने हमें अपरिहार्य विजय का वादा किया है और एक निश्चित चरण में यह महान और शानदार होगी। हमारा मानना है कि पूरी दुनिया में फैली हुई हमारी व्यापक जीत होगी, और इससे पहले कई जीतें होंगी जो क्रमिक रूप से होंगी, यानी एक के बाद एक होंगी, और उसके बाद एक विश्व युद्ध या एक स्थिति में, एक विश्व युद्ध की स्थिति में जीत होगी। हमने ज़ाइनी दुश्मन का सामना न केवल एक कब्जा करने वाले के रूप में किया है, बल्कि फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, सारा क्षेत्र और दुनिया के लिए एक रणनीतिक खतरे का हम सामना कर, मतलब उसको हम हरा रहे हैं इजराइल को, कि जो दुनिया के सामने एक रणनीतिक खतरा है। इजराइल अपने दृष्टिकोण, दृष्टि और प्रदर्शन में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि ईसाइयों, यहूदियों और तमाम सच्चाई के साथ चलने वाले लोगों के लिए एक खतरा है। यहूदियों के लिए भी कह दिया खतरा है। देखिए बिल्कुल सही बात। इजराइल विशेष रूप से युद्ध विराम समझौते के बाद लगातार हमलावर है, और उसने 3700, मैं रोज कहता हूँ ना कितने वायलेशंस किए, तो इन्होंने कहा 3700 वायलेशंस लेबनान में अकेले इजराइल कर चुका है। हमें इजराइल को नहीं कहना चाहिए, नो,
नो इजराइल। हमसे संबंधित मामलों को हम स्वयं संभाल लेंगे, यानी दुनिया जो है अरब वर्ल्ड स्वयं संभाल लेगा। हथियारों की मौजूदगी लेबनान का आंतरिक मुद्दा है और हम इसे इजरायली दुश्मन को सौंपना स्वीकार नहीं करते। यानी जो बात की हमास अपने हथियार डाल दे, लेबनान अपने हथियार डाल दे, तो यहाँ शेख नईम कासिम कह रहे हैं कि हम अपने हथियार किसी भी हालत में नहीं डालेंगे, बल्कि अब इसका मतलब है कि वो आप स्ट्राइक करने वाले हैं, शुरू होने वाली। धमकियां हम पर काम नहीं करेंगी, ना ही हम अपने हथियारों को इजराइल या अमेरिका को सौंपना स्वीकार करेंगे। हम दबावों से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है। हम इस मार्च को जारी रखेंगे और इजराइल के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये देखिए एक बड़ा मैसेज जो मुहर्रम के अवसर पर शेख नईम कासिम ने दिया है। और मैं इसी के साथ आज का प्रसारण इसको समाप्त करता हूं। कल हमें और वीडियोस आपके बीच लाने हैं, उसकी तैयारी करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।